अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं, वो तो आप करते ही हैं। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और हमारा दिन जो है वो अच्छा सा गुजरे। अच्छा, इस अच्छे दिन की शुरुआत में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपना दिन का आगाज़ करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसे लो एनर्जी आपको फील हो रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि भाई पता नहीं क्यों आज सुबह के टाइम पे जो है बड़ा स्लो सा फील हो रहा है, बड़ी लो एनर्जी फील हो रही है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप सुबह उठते ही बहुत सारे मसाइल के बारे में सोच लेते हैं ना, तो फिर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और दिन भर की एक्टिविटी जो है ना वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि जहाँ आप अपने दिन के ज़्यादा काम कर सकते हैं वहाँ आप कम काम करते हैं, और इसकी रीज़न ये होती है आपका दिमाग, आपकी सोच, जो कि उस टाइम पर पॉजिटिव नहीं होती। तो सुबह जब आप उठें तो कोशिश करें ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे मैसेजेस देखना अवॉइड करें जो आपको टेंशन देते हैं, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। क्योंकि आपने वो याद रखना है हमारा वाला फार्मूला कि कोई आपका मूड ख़राब नहीं कर सकता। तो आपने इस फार्मूले के साथ जो है आगे बढ़ना है और अपने सारे दिन के काम अच्छे से प्लान करने हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और यह है मेथी दाना और ज़ीरे का जो पानी बना के लोग पीते हैं ना, उस हवाले से है। अब इस हवाले से जो माहिरीन हैं उन्होंने भी रिसर्च शेयर की है और उन्होंने भी इसकी हकीकत से पर्दा जो है वो उठाया। उन्होंने कहा है ठीक है जी, जो लोग सुबह नहार मुँह उठ के ज़ीरे का पानी या फिर मेथी दाने का जो पानी है वो पी रहे होते हैं, हाँ फ़ाइन, ये बेनिफिशियल तो है, मगर क्या है कि ये जो मेथी दाने का पानी है ये पीने का रुझान जो है वो अब तेज़ी से बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये मशरूबात बराह रास्त चर्बी नहीं पिघलाते, ताहम जिस्म के कुदरती निज़ाम को बेहतर बनाकर वज़न कम करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। माहिर अमराज मीदा का कहना है कि ज़ीरे का पानी हाजमा बेहतर बनाने, अपारा कम करने और मेटाबॉलिज्म को सहारा देने में मदद देता है, जिससे पेट के फूलने का एहसास कम हो सकता है और जिस्म चर्बी को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी जानिब जो ग़िज़ाई माहिरीन हैं वो मेथी दाने का पानी के हवाले से कहते हैं कि मेथी दाने का पानी भूख पर काबू पाने, खून में शक्कर की सतह मुतवाज़न रखने, चर्बी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और आंतों की सेहत को फ़रोग़ देने में मददगार समझा जाता है। तो भाई माहिरीन का ये कहना है कि ये जो मशरूबात हैं अगरचे वज़न में कमी के अमल को सहारा दे सकते हैं, ताहम इनके जो मौसर नताइज हैं वो मुतवाज़न ग़िज़ा और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मियों से ही आपको हासिल हो सकते हैं। और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये रेमेडी जो सुबह सुबह करते हैं कि जी मेथी दाने का पानी पी रहे हैं या ज़ीरे का पानी पी रहे हैं, वो नहीं पिए। वो 3 लोग हैं, वो लोग जिनका स्टमक बहुत हसास है, या फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन, या वो लोग जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं। ये ज़रूर डॉक्टर के मशवरे से उसके बाद फिर अगर ये रेमेडी करना चाहते हैं तो करें। उसके अलावा बाकी लोग जिनको स्टमक का इशू नहीं है वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बराह रास्त आपके ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं हो रही होती हैं। ये रेमेडीज़ जब आपके लिए मौसर होती हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं और साथ साथ जो आपकी रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। ये रिसर्च है, क्योंकि ये बहुत फेमस हो रहा है कि जी सुबह लोग उठते हैं और मेथी दाना और उसका पानी पीते हैं कि जी वज़न कम हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप। आर यू एक्साइटेड? मी टू, यस। अब फीफा वर्ल्ड कप जो है वो बस स्टार्ट होने को है और जो फुटबॉल के फ़ैन्स हैं वो दुनिया भर में एक्टिव हैं। इस हवाले से जो फ़ैन्स हैं वो अपने फेवरेट्स की प्लेयर्स की जर्सियां भी ख़रीद रहे हैं। वहीं खबर ये है कि ईरानी फ़ुटबॉल टीम को मैक्सिको के वीज़े जारी कर दिए गए हैं। फ़ुटबॉल टीम को मैक्सिको के वीज़ा जारी किया। मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरानी टीम का बेस जो है वेन्यू रहेगा। अच्छा जी, ये मैक्सिको में ही इनका ओवरऑल वेन्यू रहेगा। ईरानी फ़ुटबॉल टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है, जो कल अनातालिया में माली के ख़िलाफ़ फ्रेंडली मैच खेलेगी। तो जी ये थी फ़ुटबॉल से रिलेटेड एक ख़बर। अच्छा जी, दूसरी ख़बर ये है कि दूसरी ख़बर में मैं आपको बताती हूँ कि ये ख़बर कुछ इस तरीके से है कि आजकल मंशियात के हवाले से हम बहुत सारी ख़बरें सुन रहे होते हैं। वहीं एक और ख़बर है उसी से रिलेटेड। कराची बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑनलाइन मंशियात डिलीवरी में मुलविस माँ और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे मंशियात बरामद कर ली है। अच्छा जी, 114 ग्राम आइस बरामद की गई है इनसे, और पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शान खान और बशीरा हब चौकी से मंशियात लाकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। और ये जो मुलजिमान हैं ये मोबाइल फ़ोन पर मंशियात डिलीवरी का ऑर्डर वसूल करते थे। और पुलिस ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार मुलजिमा इससे कबल भी बलूचिस्तान और कराची में मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है जी। इसके अलावा कराची में जो लोड शेडिंग है वो जारी है और सख्त गर्मी की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की बंदिश है और लोग जो हैं इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। तो मलीर अस्करी में भी अस्करी 6 में भी जो है इस हवाले से लोड शेडिंग जारी है, जबकि सरजानी सेक्टर 5 में पानी की अदम फरहमी पर भी शहरियों ने इसके ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा किया है, एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी।
जबकि मुज़ाहिरीन का कहना है कि नॉर्थ कराची और न्यू कराची में 1.5 माह से पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। आज मौसम कैसा है? मौसम भाई गर्म रहेगा क्योंकि इट्स फील लाइक 38 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मतला है वो अबर आलूद है और अबर आलूद रहेगा, जबकि दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अच्छा, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फील लाइक 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा में नमी का तनासब 75% है, जिसके बायस हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मगरबी सिमत से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और माहिरीन ने भी शहरियों को यही मशवरा दिया है जो हम आपको कहते हैं कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं योगा टेक्निक के हवाले से। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुकून रखें और अपनी ज़िंदगी को पीसफुल रखें। वहीं लोग बहुत सारी इस हवाले से टेक्निक भी यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं। बट आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं योगा के हवाले से। योगा की ख़ास किस्म की जो टेक्निक है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसका एक ख़ास किस्म का नाम है और ये जो नाम है इस वजह से इसको दिया गया है कि ये आपके जब आपको नींद नहीं आती है या आप मेंटल स्ट्रेस में होते हैं या आपको प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त आप ये डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो उम्मे हानी काज़मी योगा एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं और फिर इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो उम्मे हानी आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सबा फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। अच्छा, ये बताइए कि जो योगा टेक्निक है ये प्राणायामा, ये किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है? जी, एक्चुअली ये बहुत सिलेक्टेड लोग इस चीज़ पे जो है वो बात करते हैं। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू लाइट। हाँ, एक्चुअली प्राणायामा इज हाँ, we use this word for breathing techniques राइट, जो हम different occasions पे मतलब जिस किस्म की हम situations face कर रहे होते हैं उस हिसाब से हम breathing techniques जो है वो अपनी क्लास में हम अप्लाई करते हैं and we help people to understand this. Basically, prana means is a life force, vital energy that help you to sustain your life, and yama is basic expansion, regulation or is a control. ओके, So अगर आपने प्राणायामा को अंडरस्टैंड करना है तो we have to understand it through expansion, regulation of a life force through conscious breathing. मतलब हम ब्रीदिंग तो करते रहते हैं लेकिन हम कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी में अगर हम खाना पीना बंद कर दें तो कुछ अरसे के लिए तो हम सरवाइव कर सकते हैं, कुछ टाइम कुछ डेज के लिए, हाँ, but the minute we stop breathing, in few minutes there will be no existence of us. So जो लोग जो हैं जिस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, सो ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग इम्पैक्ट होती है हमारे इमोशंस से। हाँ, इस चीज़ को कभी भी जो है नोटिस नहीं करते। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो स्लो और फोर्सफुल हो जाती है एकदम से, सही, या उसमें होल्ड आ जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा जो है आप काम होते हैं तो आप फील कर रहे होते हैं, आप स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप स्टेडी हैं, यू आर फीलिंग गुड। सो जिस तरीके से हमारी ब्रीदिंग हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट डालती है, उसी तरीके से हमारे इमोशंस भी हमारी ब्रीदिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो टेक्निक्स हैं आम अल्फाज में अगर हम ख़वातीन को बताएं कि जी आपने योगा में टेक्निक करनी है प्राणायामा, ठीक है, या प्राणायामाना, जो भी आप इसको वर्ड को जो प्रोनाउंस कर रही हैं एग्जैक्टली, जाहिर है वो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। तो इसको आसान अल्फाज में अगर ख़वातीन के लिए बताएं तो ये है जी योगा में एक टेक्निक है जिसको ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं, और ये टेक्निक आपके मेंटल पीस और आपके जहनी तनाव को ख़त्म करने के लिए है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप ये ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीप बेली जो है वो ब्रीदिंग होती है, फिर बॉक्स ब्रीदिंग होती है। अब एक एक करके आप तमाम पॉइंटर्स के बारे में बात करें कि कौन सी टेक्निक जो है किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट सब है वैसे माशाल्लाह से, यू हैव वेरी गुड इंफॉर्मेशन थैंक यू about techniques and you've been explaining so well माशाल्लाह से। जी, So थैंक्स। actually
जी, हम बेसिकली जो ब्रीदिंग टेक्निक्स से मैं अवेयर हूँ, दे आर लाइक 10 to 11। हाँ। सो हम इस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हम सेट करते हैं क्लासेस के लिए। हम्म। आजकल जो एक बहुत कॉमन इशू जो है ना, वो हमारा मेंटल पीस है। सही। अच्छा, उस मेंटल पीस की वजह से हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम्म। उसकी वजह से हम हमेशा एक सिंपल माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एक रेस्टलेस माइंड से और आपके एक पीसफुल हार्ट के दरमियान जो जर्नी है ना, दैट कैन बी कवर्ड थ्रू योर ब्रीदिंग। अब उसको आपने कवर कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को बहुत काम करना है, आपने खुद थोड़ा सा सस्टेन करना है, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो उसके लिए आपने बहुत सिंपल कंफर्टेबल सी आप जगह ढूंढ लें। इवन इफ यू आर सिटिंग among so many people, all you have to do is just have to close your eyes for a few seconds or few minutes, and then start focusing on your third eye chakra, the space between your eyebrows, and then just focus on your inhale and exhale. इसमें सिंपल माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक में हम ये करते हैं कि हम अपनी एक्सेलेशन, जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो दौरान जो होता है वो हमारा तवील होता है सांस को अंदर लेने से। उसमें समटाइम ये भी करते हैं कि सांस अंदर करने के बाद स्लोली एंड डीपली हम फुल सांस लेने के बाद हम अपनी ब्रीदिंग को सांस को 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। ओके। और फिर हम उसको जो है ग्रेजुअली रिलीज करना शुरू करते हैं थ्रू नोज। अब उसमें हम अपनी बेली को भी प्रेस कर रहे हैं, हम अपने रिब केज में भी एक्सपेंशन फील कर रहे हैं, और जैसे ही हम एक्सेल करते हैं हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो लाइट होना शुरू हो जाती है। और ड्यूरिंग दिस ब्रीदिंग हम हमेशा, आई ऑलवेज आस्क पीपल टू फाइंड द एरिया ऑफ टेंशन इन योर बॉडी। जब भी आप बॉडी को स्कैन कर रहे हैं थ्रू आउट द ब्रीदिंग, तो बिकॉज आपको डिस्कनेक्ट करना होता है बाहर से और आपको कनेक्ट करना होता है इनर वर्ल्ड से। इसके लिए हम ये कहते हैं कि हम अपनी रूटीन में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो एवरीथिंग बिकम्स सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस देन आवरसेल्फ। So once you stop chasing everything and you get into the breathing, so you feel that there's life flowing into you. So this is the one technique for the restful mind. सही। अच्छा, इसमें मैं उमैयानी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो प्राणायाम आपकी टेक्निक है, यानी सांस लेने का एक मखसूस अमल जो कि योगा के दौरान किया जाता है, डीप बेली ब्रीदिंग, इसमें अगर कोई शख्स जो है उसको एज़मा है या उसको लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी कर सकता है इजीली? कोई हार्मफुल तो नहीं है उसके लिए? बिल्कुल। हमें देखें अगेन, अगर अस्थमा के पेशेंट्स को भी हम बहुत सिंपल ग्रेजुअली, वी डोंट अलाउ देम टू पुश देयरसेल्फ टू, ऑफ कोर्स बेली ब्रीदिंग जिसको हम उजाई ब्रीदिंग कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीदिंग जो हम यूजुअली लाइक सो मेनी ट्रेनर्स अपनी क्लासेस में ये प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि इसमें आप बेसिकली जो है अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर रहे होते हैं, माइंड को एट द सेम टाइम आप काम कर रहे होते हैं। तो आप बेसिकली अपनी पूरी बॉडी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जो आपको हेल्प करती है आपके रिएक्शंस को कंट्रोल करने में। बिल्कुल, अगर आपको अपनी बॉडी की कैपेसिटी पता है एंड इफ यू हैव बीन सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर्स, देन यू कैन परफॉर्म दिस। इन सम केसेस हम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी करवाते हैं कुछ लोगों को जिनको ये चीजें बहुत सीवियर होती हैं, बट वंस on the mat and they started feeling their breath by themselves, everything so easy for them. So that's why Ujjayi breathing is one of the best breathing, because we call it belly breathing and a baby breathing as well. When the baby born, if you notice, जब वो breathing करती है, baby newborn baby करता है, तो belly बाहर आती है, और जब वो अंदर, मतलब जब वो सांस बाहर कर रहे होते हैं, उनकी belly अंदर जा रही होती है। So this is totally opposite how we breathe. तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें खुद से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं करते हैं। सही, बिल्कुल, खुद से ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है, और ये छोटी छोटी टेक्निक होती है जो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ख़वातीन थोड़ी सी हिम्मत करें तो ये जो बेली टेक्निक है या जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ये बड़े अच्छे से कर सकती हैं, इससे उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा उमैयानी, यूजुअली लोगों का ख्याल ये होता है, ख़वातीन का स्पेशली ख्याल ये होता है कि कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है, बस ये क्या एक्सहेल कर लें, इनहेल कर लें, कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। हम जब तक पीस में नहीं आएंगे, जब तक हमारी मर्ज़ी की चीज़ें शायद हमारी सराउंडिंग में नहीं होंगी। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, आपको खुद इसको आसान बनाना पड़ता है। और जब आप ये टेक्निक्स करते हैं, योगा करते हैं, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे खुद आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको पहले अपनी ज़िंदगी बेहतर बना के फिर योगा टेक्निक करना और एक्सरसाइज करना नहीं होता, पहले अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, ज़िंदगी खुद बेहतर हो जाती है। इसकी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है उमैयानी, हमारे साथ में शेयर कीजिए।
जी, अच्छा देखें, जैसे आपने अभी कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जस्ट ब्रीदिंग, हाँ। लेकिन अगेन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इट्स नॉट ओनली ब्रिंग कामनेस, हाँ। इट बेसिकली कवर्स द गैप बिटवीन हम्म। योर माइंड एंड बॉडी। क्योंकि ब्रीदिंग को योगा टेक उसमें कहा जाता है कि ये ब्रिज होता है आपके माइंड और बॉडी के दरमियान। यस। क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगेन हमारे रिएक्शन, जैसे हम्म। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, हम्म। लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं है, हम्म। एंड only it helps you to have mental clarity, focus mind, it helps you with हम्म। your physical। हम्म। तो जो ब्रीदिंग है ना, वो उस गैप को कवर करता है। अगर आप स्ट्रेसफुल पोजीशन में हैं या कोई भी ऐसा इमोशन हम्म। आपकी सोच में है और वो इमोशन आपको ट्रिगर कर रहा है, हम्म। और वो ट्रिगर करना जो है आपके रिएक्शन चेंज कर रहा है, और उन रिएक्शन से आपके लोगों को जो आपके अतराफ में मौजूद है हाँ। प्रॉब्लम हो, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट डूइंग कॉन्शियस ब्रीदिंग। क्योंकि कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है आपकी बॉडी के एक एक सेल को ना सिर्फ नरिश करता है, इट ऑल्सो मेक यू रियलाइज दैट द लाइफ यू आर रनिंग आफ्टर इज नॉट द लाइफ, बेसिकली द लाइफ यू आर होल्डिंग विद इन योरसेल्फ। तो वहाँ पे जो है द वैल्यू ऑफ थिंग्स चेंज हो जाती है। अच्छा, इस सिचुएशन में जो है ना, हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप सिंपल पहले माइंडफुल ब्रीदिंग शुरू करें, फिर आप ड्राई ब्रीदिंग, हम किसी क्लास में ये भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक ब्रीदिंग जिसको हम नादी सुदाना एंड अनुलोम विलोम, इनकी टेक्निक ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन सुदाना ब्रीदिंग जो है इट्स एनर्जी फ्लो। अच्छा, ये आप नाम मेंशन कीजिएगा ताकि लोगों को पता भी चल सके, दोबारा से बताइएगा। जी जी, सो नादी सुदाना इज अ ब्रीदिंग जो हम अगेन ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें हम ब्रेथ रिटेंशन पे काम करते हैं। जब हम एक साइड से सांस अंदर कर रहे हैं, वी आर होल्डिंग अवर राइट नॉस्ट्रल विद द थंब, देन वी आर होल्डिंग अवर ब्रेथ, हम 2-3 सेकंड के लिए उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर हम चेंज करते हैं, फिर हम दूसरी साइड से उसको एक्सेल करते हैं। तो बेसिकली ब्रेथ रिटेंशन की तरफ भी आते हैं, मतलब आपका होल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप वो बहुत सारी, फिर इसमें और भी काफी टेक्निक्स आ जाती हैं, और भी सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन टेक्निक्स है ना, यानी हम लोगों को शायद पीस से ज़्यादा ना वज़न घटाना है, हम लोगों को शायद अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना है। वो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लोगों की ये सोच ठीक है, ख़वातीन की ये सोच ठीक है, लेकिन वज़न घटाने से पहले ज़िंदगी में सुकून भी तो होना चाहिए। अगर आप वज़न घटाएंगे तो उसके साथ साथ आपका मेंटल जो माइंड है, जो आपकी मेंटल वेलबींग है वो होनी चाहिए। तो उससे पहले लोग ये क्या सोचते हैं कि सब कुछ ठीक कर लें फिर एक्सरसाइज करेंगे। सब कुछ ठीक करके एक्सरसाइज नहीं होती है भाई, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं से इनिशिएट करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो फेवरेट टॉपिक है कि जी वज़न घटाना है ख़वातीन को, या फिर ख़वातीन चाहती हैं कि बस वो खूबसूरत नज़र आएँ, तो उस हवाले से बात करें कि योगा की वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हमारी ख़वातीन को हमें खूबसूरत बना सकती हैं और उससे वज़न भी कम होगा। अच्छा, देखिए वजन जो है ना, ये तो बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है ना, तो ये तो जब भी मैंने कहा ना कि इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि लोगों को ये भी फायदा हो जो वाकई वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। जी बिल्कुल, देखें वजन के लिए तो सबसे पहले अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर बहुत ज्यादा नहीं कंट्रोल हो रही है, आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे आ जाएं। जब आप लाइट फील करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी हैविंग हैवी फूड। दिस इज द टुवर्ड्स द हेल्दी टाइप। फिर आपका जब फोकस इंप्रूव होना शुरू होगा तो मेंटल क्लैरिटी आपको खाते वक्त भी आ जाएगी। दिस इज हेल्दी, दिस इज हेल्दी। अच्छा, इसमें जो एक टेक्निक जो हम बहुत फीमेल्स को, मैं आई ऑलवेज सजेस्ट एंड इवन मेल्स एज वेल, आई प्रैक्टिस सेल्फ एज वेल, उसको हम कहते हैं कपालभाति ब्रीदिंग। अच्छा, Kapalbhati breathing is known as shiny skull, and also if you want to have a shiny skin, you can practice this breathing. इसमें आपने बैठना, जरा टॉल होके बैठना होता है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका हेड इन लाइन विद स्पाइन होना चाहिए। फिर इसमें आप इनहेल डीपली करते हैं, और उसके बाद आप एकदम से जो है अपनी बेली को इन एंड आउट करना शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू में इस पेस को जो है ना स्लो रखें, जब अपनी बेली को इन एंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली
इसको आप अपनी पेस पे इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो सही। ये आपके एब्डोमिनल मसल्स के लिए एक अच्छा मसाज भी होता है और ये आपकी स्किन को बहुत शाइनी भी कर देता है। आपका हेयर फॉल भी इससे जो है वो काफी इंप्रूवमेंट आती है। ये बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लॉन्ग हाँ। एंड ये और मैं सबको सजेस्ट भी करती हूँ। एंड सेकंड ये है कि एक हम कहते हैं बेली कंप्रेशन वाली ब्रीदिंग्स होती हैं जिसमें हम आपने अपनी बेली को काफी हद तक जो है काफी देर के लिए होल्ड करना होता है इनसाइड। उसमें आप शॉर्टली इनहेल एक्सेल कर रहे होते हैं थ्रू योर नोज। अब उन ब्रीदिंग में वो बहुत एक एडवांस ब्रीदिंग्स की तरफ आ जाती हैं। उसमें तो फिर हाँ। आपकी जो बेली है वो आपकी स्पाइन तक लगना शुरू हो जाती है एंड यू फीलिंग सो लाइट कि आपकी बॉडी इतनी लाइट होना शुरू हो जाती है कि आप खुद से हैवी फूड की तरफ भी जाना छोड़ देते हैं। तो यू नो फर्स्ट दिस टू कंट्रोल योर माइंड अगेन बिल्कुल अगेन इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। मतलब अब वही बात जो आपने की ना, बहुत अच्छी बात आपने की उमेहानी, कि अगर आप मेंटली पीसफुल होंगे, अगर आपको समझ आ रही है, आप ज़िंदगी में कूल काम है, तो आपको पता चलेगा ना कि ये हैवी है, ये नहीं खाना है। वरना टेंशन में तो आपको समझ ही नहीं आएगी। अगर आप अपनी रूटीन मैनेज नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या हार्मफुल है, क्या बेनिफिशियल है। अच्छा, योगा टेक्निक के हवाले से पहले भी जो हमारे शोज़ हुए उसमें मैंने बहुत सारे योगा एक्सपर्ट से ये बात की कि जो ख़वातीन चल फिर नहीं सकती हैं या वो किसी तरह से किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील होते हैं लेग्स में, तो वो फिर क्या करें? वो आसान टेक्निक कर लें। लेकिन अब जिस तरह से आपने ज़बरदस्त टेक्निक बताई है, तो ये टेक्निक सबके लिए है, सब इसको फॉलो कर सकते हैं, ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हमारे पास सम क्लासेस में जैसे चेयर योगा में तो काफ़ी लिमिटेड मोबिलिटी के लोग भी आते हैं। हाँ। वीक वेन्स होती हैं, मसल जो है वो इतने नहीं होते, बहुत वीक मसल्स होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी सबसे पहले जो चीज़ मैं सजेस्ट करती हूँ वो मैं लाइट स्ट्रेचिंग एंड लोड्स एंड लॉस ऑफ ब्रीदिंग। अब उसमें भी होता है कि हम सिंपल माइंडफुल ब्रीदिंग प्राणा मुद्रा के साथ करते हैं जिसमें हम अपना इंडेक्स मिडल और थंब की टिप्स को हम जेंटली एक दूसरे में प्रेस करते हैं और हाथों को हम अपनी बैक ऑफ अवर हैंड्स जो अपनी नीज पे रखते हैं। सिंपल ब्रीदिंग हम कर रहे होते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट सबा के जब हम ये 3 फिंगर टिप्स आपस में प्रेस कर रहे होते हैं ना, ये हमारे मसल को जो है स्ट्रेंथ दे रही होती है। देन अगेन ये हम अगेन थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हुए ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि ये हमारे इनर कॉन्शियस को भी थोड़ा एक्टिवेट करता है और हमें भी अवेयरनेस लेके आता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी एंड व्हाट नीड टू बी कंट्रोल। सो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है ना सिर्फ आपकी बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, उसकी वजह से आपके टिश्यूज एंड देन आपके मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। आप बैठे बैठे एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं। फिर द सेकेंड स्टेप दैट यू स्टार्ट वॉकिंग, यू नो, मतलब अगर आप थोड़ी लिमिटेड वॉकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उन्होंने वो बैठ के नमाज पढ़ते थे, अब उन्होंने खड़े होकर माशाल्लाह से पढ़ना शुरू कर दिया। Then again, you know, कुछ लोग जो ज़्यादा walk नहीं कर पाते थे, they started walking more. Then again, it's all the game of the breathing, conscious breathing, some mudras. You just have to keep focusing on to that. और इसके लिए आपने कुछ नहीं करना. You just have to feel that you are the life, and you just have to take care of yourself. So everything is possible. बिल्कुल। और ये योगा टेक्निक जब आप कर रहे होते हो, जिस तरह से अभी बता रही हूँ उम्मेहानी, कि आपने सेंटर ऑफ फोकस अपने आप को ही रखना है। अब आपने मतलब आप सीखते हैं कि आप खुद अपने आप से कैसे प्यार कर सकते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक आपने शेयर की। थैंक यू वेरी मच उम्मेहानी फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत अच्छी गुफ्तगू आज हमने की, और मकसद यही होता है कि भाई जल्दी जल्दी आपको बताएं कि ये सारी टेक्निक आप घर पे कर सकते हैं। और सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश करें, स्टार्ट करें। योगा जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको पीसफुल लगता है और आपका दिमाग जो है कितना कूल काम रहेगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको कामयाबी होती है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।
वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात करते हैं प्रेडिक्शंस के हवाले से। अच्छा, बजट आने वाला है, अब इस हवाले से जो आम और ख़ास सभी तमाम लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं और प्रेडिक्शंस आपने अपने अपने तौर पे भी कर रहे होते हैं कि भाई क्या बजट रहेगा, कैसा बजट रहेगा, उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, और सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो दारोमदार आपके बजट का ही होता है। तो इस हवाले से बात करने के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, स्टार्स क्या करें, इस हवाले से बात करने के लिए, जो सितारों का हाल है वो क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो उनसा मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सितारों का हाल तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं कि बजट आने वाला है, कैसे देख रही हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेमेंट्स, क्या चल रहा है जी? अच्छा, ठीक है जी बताइए बताइए। कार्ड्स तो बड़े यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फिर 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो काफी जो है ना बजट, मुझे लगता है काफी आवाम पे इसका काफी वजन पड़ने वाला है और मतलब काफी स्ट्रेसफुल मुझे आवाम के लिए लग रहा है। हाँ। कुछ चीजों को लेकर रिलीफ मिलेगा, हो सकता है कुछ नई चीजें, कोई न्यू डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड शो कर रही है, अप एंड डाउन रहेगा इकोनॉमी वाइज, क्योंकि ओवरऑल जो जनरल एनर्जी है, ओवरऑल जो पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है उसका असर भी तो हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, चाहे वॉर हो गई या हालात हो गए या डॉलर हो गया, तो फॉरेन जो ट्रेडिंग हो गई उससे भी हमारे इकोनॉमी की अप एंड डाउन सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कोई डाउन हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम हमेशा अल्लाह ताला की जो रजा से हम हमेशा बच जाएंगे। मतलब ये है कि मुझे लगता है किस्मत हमारे पाकिस्तान के फेवर में हमेशा रहेगी। तो इकोनॉमी अप एंड डाउन रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगी, चाहे जो लोग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फ्लक्चुएशन रहेगी। और बजट का जो आप पूछ रही हैं, बजट काफी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें महंगाई का इजाफा हो सकता है। अच्छा। जिसको लेकर आवाम जो है काफी अपसेट होगी, और लेकिन कुछ चीजों को लेकर जो है वो बैलेंस भी गवर्नमेंट करेगी, कुछ चीजें न्यू इंट्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से आवाम के लिए कोई रिलीफ उनको मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 50-50 होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा जो है वो बोझ पड़ेगा आवाम पे और कहीं पे आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा। अच्छा, तो ये नहीं कि आप ये कह रही हैं कि बजट जो है वो बजट फ्रेंडली मिला जुला रहेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बजट फ्रेंडली तो हम उसको नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरा कोशिश करेगी कि जो है ना पब्लिक को रिलीफ दे सके। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, वो एक जुमला है कि बजट के बाद अवाम पे बम गिरने वाला है। हाँ। तो वाकई मुझे लगता है कार्ड्स जो कह रहे हैं और जो स्टार्स की जो पोजीशन है, हाँ। तो वो बम गिरेगा अवाम पे। सही, बिल्कुल। और बजट के हवाले से ना, जब बजट आने वाला होता है तो पहले से ही उनसे आपको पता है कि हर कोई वेट कर रहा होता है कि जी अब पता नहीं कौन सी चीज़ महंगी हो जाएगी, क्या चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। ज़्यादातर तो हम यही सोच रहे होते हैं कि भाई अल्लाह करे ज़्यादा सस्ती चीज़ें हो जाएं, आवाम के लिए आसानी हो जाए। बट आप ये कह रही हैं कि इस दफ़ा 50-50 रहेगा, राइट? इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके आम आदमी के लिए, आम आदमी को समझाने के लिए ज़रा बता दीजिए कि इस दफ़ा जो बजट आ रहा है उसके लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन? देखिए, आम आवाम के लिए यही है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ टैक्सेस में इजाफा हो जाए, यानी कि स्पेशली मुझे ट्रैवलिंग पे टैक्सेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग को शो करता है, तो लोग ट्रैवल करना कम कर दें, कुछ टिकट्स पे या ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ग्रोसरी वगैरह जो आम जरूरी अशियात होती हैं वो ठीक रहेंगी, जैसे इस वक्त है वही पोजीशन रहेगी। पेट्रोल भी मुझे बैलेंस नजर आ रहा है, पेट्रोल में
अप एंड डाउन चलता रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सेल फोन वगैरह, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, उनमें कुछ टैक्सेस बढ़ सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि मिला जुला रहेगा, कुछ चीजों पे टैक्सेस बढ़ेंगे, कुछ चीजों पे टैक्सेस कम तो नहीं होंगे, लेकिन जो पहले जो चीजें चल रही हैं जिस तरीके से वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। तो मिली जुली चीजें हैं, कुछ चीजों पे महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ चीजों पे जो है वो टैक्सेस कम तो नहीं हो रहे, लेकिन जो प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं वही चलता रहेगा। अच्छा, उसी तरीके से चलता रहेगा। और आप जिस तरीके से भी कह रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि आवाम की मुश्किलात कम से कम हो सकें और जितना ज्यादा रिलीफ दिया जा सके उतना ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अच्छा, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो हीलिंग का कार्ड होता है, कि वो कोशिश करेंगे कि कुछ अरसे से जो एक तबाही मची हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो उस चीज को वो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कुछ चीजों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। आम जो अवाम है या जो बेचारे जो नौकरी पेशा जो लोग हैं जिनकी तनख्वाह कम है, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ चीजें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कोई बहुत बड़े पैमाने पे मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़ा कोई रिलीफ ऐसा नहीं है कि कोई 90 डिग्री 360 डिग्री चेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। सही, थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। अच्छा, इकॉनमी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शन है आपकी? बजट आएगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उस हवाले से बताइए उनसे। इकोनॉमी देखें, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फ्लक्चुएशन का कार्ड है, अप एंड डाउन का कार्ड है, अनसर्टेनिटी का कार्ड है। तो मुझे हाँ जी, सूरत हाल जो है इकोनॉमी की एक उसमें नहीं रहेगी, बल्कि अप एंड डाउन चलता रहेगा। हालात अनसर्टन रहेंगे, कभी इकोनॉमी डाउन जा रही है, कभी इकोनॉमी अप जा रही है। तो ये ओवरऑल पूरे साल की सिचुएशन इकोनॉमी की अप एंड डाउन चलती रहेगी। स्टेबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही इकोनॉमी में। इसका जो है वो दारोमदार एक ग्लोबली जो सिचुएशन है उस पे है कि दुनिया के जो हालात हैं उसका असर जो है वो हमारी इकोनॉमी में पड़ता रहेगा, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और जो हालात हैं, वॉर है या जो सिचुएशन है वो बहुत मैटर करती है। तो वो अनसर्टन रहेगा, फ्लक्चुएट करती रहेगी इकोनॉमी। सही, फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन ओवरऑल आप अगर इसको सम अप करेंगी तो किस तरीके से सम अप करेंगी कि आपकी प्रेडिक्शन में इस दफा का बजट जो है वो कैसा रहेगा? देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई इतनी हैप्पीनेस तो नहीं नजर आ रही मुझे। अगर हम इसको सम अप करूं कि बजट को लेकर लोग आम आवाम में खुशी की लहर दौड़ जाए और लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, कोई इतना बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिल रहा है उनको। जो आजकल के हालात हैं, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, उससे उनको निजात मिल जाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन तो मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि लॉस्ट ही नजर आ रहे, हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही, एक सैड एनर्जी नजर आ रही है कि जो हालात हैं वो उसी तरीके से ही चलेंगे। बल्कि महंगाई तो मुझे लगता है कि ये टावर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, महंगाई में भी अप एंड डाउन चलता रहेगा और जो है कोई हालात मुझे कंट्रोल में आते हुए नजर नहीं आ रहे। सही, चलिए जी, अब क्योंकि बजट आ रहा है और उस हवाले से हमने सोचा कि हम उनसा से प्रेडिक्ट करवाएं कि क्या कुछ होने वाला है। वहीं पर स्टार्स जो हैं उनके ऊपर इस बजट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्गोस का क्या इफेक्ट होगा, या फिर वर्गोस के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होगा, या फिर स्कॉर्पियो, बाकी जो हमारे इस तरह के सितारे हैं, तो सितारों की चाल और हाल कैसी रहेगी बजट के टाइम पर और बजट इनको कितना इफेक्ट करेगा, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू टैरो कार्ड रीडर। उनसे शाह हमारे साथ मौजूद हैं और हमने उनसे बजट के बारे में पता किया। बजट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि भाई किस तरीके से बजट जो है वो रहेगा। अब स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं उनसे। ये बताइए कि जो स्टार्स हैं उनके ऊपर बजट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कौन सा स्टार जो है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा ये बजट, और कौन से स्टार के लिए मुश्किलात आने वाली हैं इस बजट में। जी ठीक है, अब पहले बात करते हैं एरीज, सेजिटेरियस और लियो जो फायर साइन है उनकी बात कर लेते हैं। अब उनके लिए जो मैंने कार्ड निकाला है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एरीज, सेजिटेरियस और लियो वालों पे बोझ पड़ेगा इस बजट की वजह से, जिम्मेदारियों में इजाफा, महंगाई की वजह से, और जो है वो इकोनॉमी की सिचुएशन हो गई, या बजट के जो के बाद जो उसके असरात होते हैं उनकी वजह से मुझे लगता है कि बोझ पड़ेगा। हो सकता है कि उनको मतलब जो लोग बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, जॉब नहीं मिल रही है, उस चीज की वजह से परेशानी बढ़ सकती है, और या कारोबार में कुछ लॉसेस हो रहे हैं, या घर की जिम्मेदारियां, या घर की जो बजट है उसको मैनेज करने के लिए, चाहे इन स्टार्स में मेल हो, फीमेल हो, एरीज मेल हो, फीमेल हो, सेजिटेरियस या लियो, दोनों के लिए ये है कि घर का बोझ बढ़ेगा, बजट का बोझ बढ़ेगा, घर की चीजें मैनेज करना, बाहर की इनकम जो आपकी जनरेट करना, तो वो सारी चीजें, या घर का खर्चा हो गया, फैमिली को मैनेज करना हो गया, वो पूरे मंथ का अगर हम बजट देखें तो वो मैनेज करना थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है इन लोगों के लिए। एरीज, लियो और सेजिटेरियस, राइट? एरीज, सेजिटेरियस और लियो की मैं बात कर रही हूँ। तो इन पे बोझ पड़ सकता है इस बजट की वजह से, तो इनको मैनेज करना चाहिए। एट अ टाइम सारी चीजों को एक साथ नहीं लेके चलें, आप 1 बाय 1 चीजों को अपनी मैनेज करने की कोशिश करें। आप एक साथ सब कुछ अगर मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वाकई आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। अगर इतनी सारी, तो 1 बाय 1 चीजों को अपनी मैनेज करें, उन चीजों को बैलेंस करें। और जैसे कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई चाहे वो फीमेल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ ना कुछ स्टडी एजुकेशन की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। और शॉर्टकट्स जो हैं उनको, उनसे आप परहेज करें, दूर रहें। शॉर्टकट से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होंगे और कुछ नहीं होगा। तो आप कारोबार में हैं या नौकरी पेशा है, आपको आपके पास स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई छोटी सी स्किल क्यों ना हो। इससे ये है कि आपके फाइनेंशियली आपको बेनिफिट हो सकता है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। तो दारोमदार आप पे है कि आप किस तरीके से अपने मामलात को, अपने बजट को, अपने चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सही। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, वर्गो वालों की और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ठीक है, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आपको पता है। अपने स्टार में इंसान को इंटरेस्ट ज्यादा होता है। हाँ, अच्छा, ये लोग थोड़े से ना ओवर थिंकर मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा। इस अभी जो एनर्जी आ रही है वो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड्स कह रहे हैं जी सिमिलर हैं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है तो इनका सिमिलर ही मैं आपको बताऊंगी। टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे बर्डन नजर आ रहा है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर अभी कुछ आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदना चाह रहे हैं, उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा केयरफुल आपने होना है। कोई भी पैसों की लेन देन हो गई, पैसों के मामलात हैं, वो बहुत ज्यादा आपने केयरफुली करना है। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, वरना आपको ऑलरेडी आप फाइनेंशियल एक बर्डन से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, आपका सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं। जो पैसा आप इनकम होती है वो जल्दी खर्च हो जाता है, आपके मनी पैसे और इस चीज में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो आपने ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई आपको कोई ऑफर करता है पार्टनरशिप या बिजनेस को लेकर, कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, तो आपको बहुत देखभाल के अपने फैसलों को वो करना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है इन स्टार्स के लिए, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस के लिए। कि दोस्ती के आड़ में लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दोस्त बनकर आएंगे और जो है आपको कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई चीट आपके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो सही। आपको इस चीज को लेके बहुत केयर करना है। सही। फिर हम वाटर साइन की तरफ आते हैं, जिसमें कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया। हाँ। उनके लिए खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा। स्पेशली जो यहाँ पे कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब वाटर का कार्ड होता है तो हम कहते हैं कि पैसा आएगा, इनकम होगी, लेकिन पानी की तरह पैसा आप खर्च कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, ऐसा खर्चा आ जाता है, घर में मेहमानदारी हो रही है, शादी के तकरीब हो रही है, उधर जाना है, कोई गेट टुगेदर है, या घर के मामलात हो गए, तो पैसा आता है और वैसे ही चला जाता है, जल्दी खर्च हो जाता है। तो आप बजट जब आप आ जाए, अनाउंस हो जाए, तो फिर आप अपना घर का बजट आप बनाएं कि कितना कहाँ पे खर्च करना चाहिए, इतना होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो आपके एक्सपेंसेस अगर आप समझते हैं तो उनको डिडक्ट करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ से माइनस करने की कोशिश करें, और रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अप एंड डाउन इन स्टार्स को लेकर चलता रहेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाथ के खुले हैं और जल्दी पैसा खर्च करते हैं, आपसे जल्दी पैसा खर्च हो जाता है, तो आप दूसरों को ब्लेम ना करें, दूसरों को इस चीज का इल्जाम नहीं दें, बल्कि आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अपनी बजट की एक प्लानिंग करें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में आपके खर्चे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है। सही। अच्छा, अब एयर साइन की तरफ चलते हैं। एक्वेरियस और लिब्रा और जेमिनाई, इन लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, टावर है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो अब यहाँ पे भी सेम एनर्जी, वही मुझे फायर साइन नजर आ रहा है कि जेमिनाई हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, इनके लिए जो है वो अनएक्सपेक्टेडली खर्चे आएंगे। यानी कि आपने अपना बजट प्लान कर लिया कि भाई महीने का खर्चा ये होगा, ग्रोसरी का, बिल्स का, यूटिलिटीज का, आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का, फ्यूल का, ये खर्चा हो गया, लेकिन अचानक कोई और खर्चा आ गया बीच में, कोई ऐसी मतलब शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाएगा उनके लिए ना। तो उस अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए आप एक अमाउंट जो है वो सेव करके जरूर रखें। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ आने वाले टाइम में कि आप प्लान कुछ करेंगे, अनएक्सपेक्टेड कोई और खर्चा आ गया, कोई घर में बीमार हो गया, कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ गया, घर में गेस्ट आ गए, तो कोई ना कोई ऐसा आप अमाउंट एक फिक्स करें जो उस अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए आपको बहुत मदद मिल सकती है इस चीज से, बजाय ये कि आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब हो, आपकी जो डेली जो खर्चे हैं, रूटीन है, वो डिस्टर्ब हो। आप एक अमाउंट इन स्टार्स के लिए गाइडेंस यही है कि आप एक फिक्स करें, उसको सेव करें, और फिर जो है वो जो भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सही। चलिए जी, बस क्योंकि शॉर्टली ये बता दीजिए कि ये हफ्ता कौन से स्टार के लिए सबसे बेहतर रहेगा, वन लाइनर उनसा। सबके लिए मैं करूं? सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कोई एक स्टार बता दीजिए कि किसके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, एरीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सन का कार्ड है, एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वर्गो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, बरकत होगी घर में, और इबादत की तरफ आपका रुझान रहेगा। आप चैरिटी किया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोगों की मदद करें तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेंगे, आपके कामों में बरकत होगी, जॉब के मसले हैं वो दूर हो सकते हैं, फाइनेंशियल मसले हैं वो बेहतर हो सकते हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है इन स्टार्स के लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया उनसा आपके कीमती वक्त के लिए। और क्योंकि अभी इंस्टेंट ब्रेक पे जाना है तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद फिर वापस आते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे।
वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं बच्चों के हवाले से, और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेशली जब वो छुट्टियों में हों तो भाई वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। इस हवाले से कुछ पेरेंट्स जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें प्लान करते हैं, वो घर में ही उनको इतनी सारी चीज़ें दे रहे होते हैं या फिर ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, या फिर जो कुछ प्लान नहीं कर रहे होते उनका प्लान ये होता है कि जी बच्चों को समर कैंप भेज देते हैं, और क्या ये ठीक रहता है या नहीं। अच्छा जी, ये जो समर कैंप्स होते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पूरे साल में जो नहीं सीख पाते हैं समर कैंप में सीख सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सरवत मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सरवत, ये बताएं कि समर कैंप्स जो हैं वो किस तरह से बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं, और बच्चे यहाँ पर क्या कुछ सीख सकते हैं? जी सबा, इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड डे से बच्चों का बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड दिन शुरू हो गया है। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो फुल टाइम खेलने दिया जाए और हमसे बिल्कुल कोई पढ़ाई और उसकी बात ना की जाए, और कॉन्स्टेंटली जो है वो सुबह से रात तक खेलना चाहते हैं। तो ऐसे में समर कैंप्स आर अ ब्लेसिंग फॉर द पेरेंट्स कि एक तो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कहीं जाना है और कोई एक लर्निंग, चाहे वो क्रिएटिव, मैं तो कहती हूँ क्रिएटिव लर्निंग की तरफ पेरेंट्स इसमें फोकस करें, क्योंकि पूरा साल बच्चे एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे थे और किताबों से पढ़ रहे थे। इस वक्त उनकी जो हॉबीज़ और उनके जो इंटरेस्ट हैं, जिन चीज़ों में वो उन्होंने पूरे साल ऐसा शो किया कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो उन क्रिएटिव हॉबीज़ को इस वक्त पॉलिश करने का टाइम है। और आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और पेरेंट्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, बच्चे भी खुश रहेंगे और पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो समर कैंप जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा सरवत, ये बताइए कि जब समर कैंप पेरेंट्स जो है वो बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं और क्या चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं? जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुख्तलिफ बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ में आ रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर के साथ में आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है कि वो एक दूसरे की मुख्तलिफ बातों को जानते हैं, उनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार को जानते हैं, और फिर मिलजुल के एक साथ यूनिटी के साथ जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे बड़ी ब्रेन बिल्डिंग हो रही होती है और सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा रहता है। आगे चल के ये बच्चे बड़ा अच्छा करियर मेंटेन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये 2 महीने हैं, इनको हम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि पूरे साल एकेडमिक्स के ऊपर फोकस हो रहा था, तो ये हमारा टाइम है हम अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर भी फोकस करें। एक हमारी क्रिएटिविटी ग्रो करने का टाइम है और सोशल स्किल्स, क्योंकि आमतौर पे हम जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं पूरा साल उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं, उनसे हमारा एक ताल्लुक है, ऑलरेडी फ्रेंडशिप है, उनसे हमारा और पूरे साल जो है राब्ता रहता है। अब ये एक नया हमें सर्कल मिलता है जब हम एक एक्टिविटी में जाते हैं, तो हमारी एक हॉबी सर्कल बन जाता है। आप सबने बहुत से बच्चे जो आप अभी कह रही थी कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो आप सबने समर कैंप इज अ हब जहाँ पे क्ले वर्क से लेके स्विमिंग, राइडिंग, हर तरह की एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटीज को भी फोकस कर सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज को फोकस कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़े बच्चों के लिए आप सभी फोटोग्राफी, इवन कुकिंग एंड बेकिंग, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्कूल में नहीं हो रही होती और इन पे इतना फोकस नहीं होता। तो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हम बच्चों की जो हॉबीज हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। उनकी जो छोटी छोटी ऐसी चीजें जिसमें उन्होंने पूरे साल इंटरेस्ट शो किया है, उनको हम पॉलिश करके उनके लिए एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी सोशल स्किल्स से डेवलप होती है। नए टीचर्स से वो मिलते हैं जहाँ पे प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता। तो ये आप जो बात कह रही है ना, इससे इनकी एबिलिटीज और निखरती हैं। इनको कोई एकेडमिक जो रैट रेस होती है वो नहीं होती समर स्कूल्स में, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अच्छा, ये बच्चों में भी अब ना बहुत ज़्यादा ये रुझान है कि भाई छुट्टियाँ होंगी, समर वेकेशंस होंगी तो फिर हम समर कैंप्स में जाएंगे। वालिदैन को समर कैंप सिलेक्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा एक मरहला है कि किस बात का ख्याल रखा जाए। आमतौर पे कुछ अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स ये करते हैं कि करीब घर के आसपास जो चीज़ हो रही है उसमें बच्चे को डाल दिया, या फिर जहाँ सब जा रहे हैं, सब कजन्स या सब फ्रेंड्स जा रहे हैं उस जगह चले गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप बच्चे को आप पहले बैठ के उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप उसको कुछ ऑप्शंस दें। इस वक्त आप देखिए, मेरी नज़र में जो अभी चीज़ें आई हैं, खासतौर से कारपेंट्री वर्कशॉप हो रहा है
पहले ज़माने में अगर आपको याद हो, कुछ लोग जिक्र करते हैं, मेरे पेरेंट्स जैसे जिक्र करते थे, उनके स्कूल में एक तो लैंग्वेज जो है वो फ़ारसी भी पढ़ते थे और 2-3 और लैंग्वेजेस पढ़ते थे, तो उस चीज़ की थोड़ी कमी है आजकल स्कूल्स में। तो लैंग्वेज इज़ समथिंग जिस पे हम फोकस नहीं करते, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है वो सीखने का। इसी तरह जो कारपेंट्री और इस तरह के हैंडीमैन वर्क होते थे, जो कि एक लाइफ स्किल है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कारपेंटर बनना है तो आप कारपेंट्री सीखें, इट इज़ अ लाइफ स्किल, ये हर किसी को आनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ों के अब वर्कशॉप शुरू हुए हैं और बच्चों के लिए समर बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज पूरे साल में इतना टाइम नहीं मिलता कि अपनी स्कूल, ट्यूशंस, होमवर्क, इन सारी चीज़ों से निकल के बच्चे एक अच्छा कोर्स कर सकें जिससे उनको ये सब चीज़ें प्रॉपर आ जाएं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो एक ज़िंदगी में आपको हमेशा काम आती हैं, हाँ। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें करना बड़ी ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी आपने बात की कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि ये स्किल्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो किसी ने कारपेंटर ही बनना है या किसी ने जाके जो है कोई मजदूरी करनी है, नहीं, आपको ज़िंदगी के सारे एक्सपेक्ट्स के ऊपर पता होना चाहिए। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर ये काम होता है तो ये काम किस तरीके से होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो सीखने, समझने और पढ़ने के लिए ये दोनों के लिए इक्वल है कि वो दोनों ये समझें कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है और ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और आप घर कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये पता है कि भाई अगर घर का कोई काम है या कोई कंस्ट्रक्शन है, उसकी अगर बेसिक नॉलेज भी है तो वो कम से कम जब किसी को हायर करते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई हमें किसको हायर करना है, हमें किसको हायर नहीं करना है। और ये जो बचपन में ब्रेन बिल्डिंग होती है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसीलिए कहते हैं जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक लर्निंग है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। समर कैंप में एंजॉय भी करते हैं, सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है और म्यूज़िक भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वहीं पर सीखने पढ़ने को भी बहुत कुछ है। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते समर कैंप, वो क्या करें? जी सबा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट भी बता दूं कि हमें लगता है हमेशा कि बच्चे स्कूल में एक्सेल करें और समर कैंप वगैरह एक एक्स्ट्रा चीज़ है, बस सिर्फ टाइम पास करने की चीज़ है नहीं। इसमें बड़ी बच्चों की रेजिलियंस बिल्ड हो रही होती है, उनकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है। और मैं जैसे खुद ही में हमेशा जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक होता है वो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी कि हर बच्चे का एकेडमिक जो है पोटेंशियल नहीं होता सिर्फ कि वो बहुत एकेडमिक हो। कुछ बच्चे किनेस्थेटिक होते हैं और उनको हैंड्स ऑन लर्निंग जो होती है ना, वो उनकी स्ट्रांग होती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि उनको ये वाली चीज़ें दी जाएं और उनको इसमें कामयाब किया जाए। तो स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स में थे, में भी स्पोर्ट्स कराए जा रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो एक एक्स्ट्रा एज हासिल कर सकते हैं। वो इस अच्छे टीचर्स के पास, अच्छे क्लब्स में ज्वाइन करके रोज़, यानी जब स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपको पता है बच्चे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जा पाते हैं मैक्सिमम, वो भी 1 घंटे का लेसन होता है। ये ऐसा टाइम है जिसमें वो यानी 5 साल की एक्टिविटी उन 2 महीनों में कर सकते हैं जो कि एकेडमिक ईयर में करते। तो इस तरह उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपको जो याद होगा समर ये स्काउटिंग बच्चे करते थे, उसमें ये लाइफ स्किल्स इम्पार्ट कर दी जाती थी, वो स्कूल के साथ साथ ही चलता रहता था। तो स्काउटिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती थी, गर्ल्स गाइड होती थी और इसमें इनको लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थी, जिससे कि बहुत अच्छा एक साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती थी। वो अब मिसिंग हो गया, आप समझे, ओमिट हो गया हमारी लाइफ से। तो इसकी वजह से जो बच्चे है उनको अगर अपना बटन लगाना आता हो या अपना अंडा फ्राई करके अपना नाश्ता बनाना आता हो, तो ये कोई लड़के या लड़की का काम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ स्किल है। हर फौजी को ये आता है, हर इंसान जो ट्रैवल करता है उनको ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें लड़का लड़की का फ़र्क जो है वो नहीं है, ये जेंडर बेस्ड चीज़ें नहीं है, ये लाइफ स्किल्स है और ये हर इंसान को आनी चाहिए। और समर इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न दिस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि समर ये बहुत बेस्ट टाइम होता है जब आप ये सारी लर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। चलिए जी, एक ब्रेक, बल्कि ब्रेक नहीं लेते, मज़ीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसी से रिलेटेड कि जब समर बेस्ट टाइम है और अगर आप समर कैंप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिसके बारे में आपने जिक्र किया वो कितनी बेनिफिशियल होती है, वो कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है बच्चों के लिए, वालिदैन इसको कैसे प्रिफेयर करें और उनको किस तरीके से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। चलें ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद इस सवाल का जो है आंसर वो सरवत से हम लेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू बेस सरबत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग की। समर वेकेशंस में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को समर कैंप्स में भेजें, वो स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं, या ट्रैवलिंग की तरफ जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। अगर वो पहले से स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो दैट्स गुड। सरवर बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो बच्चों की गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती है स्कूल की, तो उसमें वालिदैन जो है उनको वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, या वहाँ पर इन जगहों पर क्लब्स में एडमिशन करवा सकते हैं। जी सबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, स्पेशली अफोर्डेबिलिटी के हवाले से जो आपने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज वेरी यूजफुल पेरेंट्स के लिए। देखिए जो समर कैंप्स हैं उसमें एक तो ऑर्गेनाइज समर कैंप्स होते हैं जो स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने कोर्सेज बता रही होती हैं, 10 से लेके 100 कोर्सेज हो रहे होते हैं, तो वो तो अपनी चॉइस के हिसाब से और अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू है, कन्वेंस का इशू है, बच्चों को कहीं ले जाने का इशू है, आजकल वैसे ही लोगों के इकोनॉमिक हालात खराब हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्रिएटिव होने की जरूरत है। पेरेंट्स भी थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं और कुछ पेरेंट्स मिलके एक इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जहाँ पे हर पेरेंट अपनी स्किल के मुताबिक बच्चों को कोई क्लास दे दे। जैसे कोई पेरेंट बेकिंग करते हैं तो वो अपने ही किचन में सारे बच्चों को जमा करके और उनको कपकेक्स बनाना सिखा दें, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी कुकीज बनाना सिखा दें। फिर कुछ फादर्स को इन्वॉल्व किया जाए। फादर्स अगर बच्चों को कोई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो उनको इंगेज कर सकते हैं, उसके कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड्स सिखा सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके अंदर, तो आपको अपने मोहल्ले में से, अपने नेबरहुड में से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एक ग्रुप बना ले। और जाहिर है सब पेरेंट्स बिजी होते हैं, तो हफ्ते में एक दफा ही उनकी बारी आए कोई चीज सिखाने की। तो दिस इज समथिंग जिससे कि एक नेबरहुड स्पिरिट भी बढ़ेगी और लोगों के एक दूसरे से ताल्लुक भी अच्छा होगा, और इस तरह बच्चे पेरेंट्स के थ्रू ही बहुत अच्छे उनकी स्किल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लोगों के अंदर। तो इस तरह और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे लोग समझते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव एक टूर होना पड़ेगा। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें 3-4 हज़ार रुपये मिलाने पड़ेंगे, तो फिर जाके हम कहीं कुछ खा सकते हैं या हम कोई जगह विजिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, स्पेशली म्यूजियम्स हैं कराची के अंदर, और आई एम श्योर हर शहर के अंदर ही ऐसी जगह होती हैं। कुछ ऐसे पार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे म्यूजियम्स होते हैं जिनके टिकट्स भी बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन वहाँ पे लर्निंग और जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत रिच होता है। तो ऐसी जगह जैसे स्टेट बैंक का म्यूजियम है कराची में, इसी तरह नेशनल म्यूजियम है, कायद आज़म म्यूजियम है, इन सब जगहों को मेजॉरिटी बच्चे जो पूरे साल एकेडमिक्स में बिजी होते हैं वो उन्होंने नहीं देखा हुआ होता। फ्रेयर हॉल है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ जाके आप एक बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक पिकनिक कर सकते हैं, और अपने अपने पास से आप थोड़ी चीज़ें ले गए, वहाँ आपने बैठ के पिकनिक भी कर ली और इतनी अच्छी एक इनरिचिंग एक्टिविटी पूरे दिन की हो गई। कुछ चीज़ें आप नेबरहुड के अंदर कर लें, कुछ इनडोर, कुछ आउटडोर, और कुछ फील्ड ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करके 2 महीने बहुत अच्छी तरह गुजारे जा सकते। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अपने शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बता सकते हैं कि आपका जो शहर की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, वो क्या है। दैट्स ग्रेट एक्टिविटी। अच्छा ये बताइए, ओवरऑल जब बच्चे घर में हों तो उनकी तरबियत किस तरह से की जा सकती है, उनका शेड्यूल किस तरह से बनाएं? क्योंकि आप देखें कि ये जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो जो बहुत सारी मदर्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई घर में शोर शराबा है, स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब हैं, और बच्चे कहते हैं बस हर वक्त खेल कूद करने दो, मतलब सारी रात वो जाग रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें पेरेंट्स? जी, अच्छा इसमें मैं कहूँगी सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस अपना पेरेंट्स भी बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों का भी हक है। अब वो 2 महीने जो है उनको बिल्कुल फ्रीडम के मिले हैं और उनको कोई पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सुबह उठने की कोई पाबंदी नहीं है। तो थोड़ा सा जो है बच्चों को लिबर्टी भी दें और थोड़ा सा अपना पेशेंस बढ़ा लें पेरेंट्स, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो जाहिर है अब अनलिमिटेड अगर बच्चों को आज़ादी दे दी जाए तो वो भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ी सी इनडोर एक्टिविटी, क्योंकि इस वक्त धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट वेव के इशूज़ हैं, तो इस वक्त हमें थोड़े सा बच्चों को इनडोर भी एक्टिविटीज़ देनी है। तो थोड़ा सा एक तो ये कि जैसे बच्चे अब एक दूसरे के घर जाके नहीं खेलते, हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड था, हम तो एक दूसरे के घर जाके खेलते थे, तो थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करें। कोई स्पेशली ऐसे बोर्ड गेम्स, मैं बोर्ड गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि मैंने जब अपने घर में बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस किए बच्चों के लिए, तो इट वाज अ गेम चेंजर एंड इट वाज अ रियल, एक समझे पूरा लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है आपके गेम्स के थ्रू। और जब बच्चे, छोटे बच्चे शुरू करते हैं गेम्स खेलना, अच्छा इसमें कोई एज लिमिट नहीं, जैसे स्कूल में तो आप अपनी एज ग्रुप के साथ क्लास में होते हैं ना, जब आप घर पे होते हैं तो आप बड़े भाई बहन
चाचा मामू दादी के साथ भी लूडो खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हैं, आप बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे बोर्ड गेम्स होते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं। तो जो बच्चों के इंटरेस्ट की चीज है वो गेम्स आप लेकर आए और पूरे हफ्ते एक गेम को खेलें, उसमें मास्टर करें। जब बड़े बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना आता है, बच्चे हार को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, बच्चे जीत को सेलिब्रेट करना सीखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर डेवलप होती है कि वो एक दूसरे को किस तरह से मतलब उसमें फिर लड़ाई कैसे, पहली दफा में आपने देखा होगा जब बच्चे हारने लगते हैं लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद तीसरी चौथी दफा में दे लर्न टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ हम भी पीछे रह सकते हैं, कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ गेम। तो ये बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स गेम्स से मिलते हैं और इनडोर रहते हुए आप बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। बिल्कुल, इंडोर भी आप बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों की लर्निंग के हवाले से भी और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी, स्किल्स के ऊपर कितना ज़्यादा जोर देना चाहिए, नॉलेज होना कितना ज़रूरी है कि कौन सी फील्ड में किस तरह से काम होता है, बेसिक नॉलेज बच्चों के किस तरह काम आती है? जी, बहुत अच्छी बात है ये। असल में बहुत पेरेंट्स जो है ना, हम अपने बचपन से अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं तो बच्चों को कुछ नुकसान भी हो जाता है। असल में हम जो है ना वेट करते थे कि जब हम अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो ख़त्म करेंगे तो फिर जाके हम कोई काम शुरू करेंगे। आजकल 12 साल 15 साल की उम्र में बच्चे फ्रीलांसर्स हैं, दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स और वो अपनी स्किल को कमर्शलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको फिर ज़ाहिर है हमें वो स्किल्स देने की भी जरूरत है। छोटी छोटी चीजें आप देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो जब पेरेंट बता रहा होता है ना तो बच्चे उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जब हम उस चीज के एक्सपर्ट से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो फिर उनकी बात को ज्यादा अहमियत भी देते हैं, फॉलो भी करते हैं, फिर उसमें कुछ करते भी। तो आपको जो भी अपने बच्चे के अंदर छोटे से स्पार्क नजर आ रहा हो कि वो उसकी ये एक्टिविटी उसके में वो इंटरेस्ट लेता है और इस चीज को करना चाहता है, या आप थोड़ी बातें करें तो वो कोई उनमें से एक पिक करेगा, तो उससे उसका इंटरेस्ट जो है ना पेरेंट को पता लगना शुरू हो जाता है। फिर आप उस तरह के मेंटोर्स से उनको इंट्रोड्यूस कराएं। एक बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज ये है कि हमारे सबके घरों में इंटरनेट मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, और लेकिन हम उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करें। आप यकीन करें यूट्यूब पे हम ड्रामे, टीवी, कार्टून सब चीजें देख रहे हैं, बट उसके ऊपर इतने जबरदस्त कोर्सेज मौजूद हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वाईफाई तो लगा हुआ है आपके घर में और वो बच्चा स्क्रीन को देख ही रहे, लेकिन उस स्क्रीन को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और कोई कोर्स जैसे इवन स्केचिंग का कोर्स या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का, कोई लैंग्वेज बिल्कुल, सीखने, जिस तरह से आप ये कह रही हैं, बहुत बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। और अब तो बड़ा आसान है, अगर कोई अपने ही शहर में ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, या होता है ना कि बहुत सारे शहरों में फैसिलिटी नहीं है उस तरह की। अब अगर कहीं किसी बच्चे को मूवीज़ का शौक है और उसको ये जानना है कि मूवीज़ कैसे बनती हैं, बैकग्राउंड पे क्या होता है, सारा कुछ कैसे हो रहा है, प्रॉपर फिल्म सिटी नहीं है, प्रॉपर उस तरह के स्टूडियोज़ नहीं है जहाँ पर जाके आप दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चों को, तो आप घर बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से चीज़ें होती हैं या कौन सी फील्ड में किस तरह से काम होता है। और उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होती, यानी टेक्नोलॉजी अगर मौजूद है तो लड़की भी ये जान सकती है, लड़का भी जान सकता है, और वो लोग ये पता कर सकते हैं कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में काम कैसे किया जाता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हैं। और ओवरऑल जाहिर है एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है और ये लोगों के बहुत काम आती है। और इस हवाले से स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अब स्टूडेंट वीज़ा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग अचीव कर रहे होते हैं कि अगर ठीक है किसी के ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो स्किल्स अच्छे हैं, अगर वो स्किलफुल है तो उनको वीज़ा भी मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये काम लड़की कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये काम तो सिर्फ लड़का कर सकता है, इस चीज़ के बारे में तो सिर्फ लड़के को नॉलेज हो सकती है, अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं लोगों के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक खास तौर से बात इससे मैं आगे बढ़ाऊंगी कि लैंग्वेज सीखना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जैसे आप कह रही हैं कि बच्चों को आगे यूनिवर्सिटीज में जाना होता है, बहुत सारे बच्चे एस्पायर कर रहे होते हैं दैट दे वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी, तो उसमें चाइनीज लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस अगर आप सीखें तो ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करती हैं। फ्रेंच लैंग्वेज सीखें तो इनकी बेसिक्स अगर आप सीखना अभी शुरू कर दें तो ये बहुत यूजफुल है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे, मैं जिक्र करती हूँ, कुरान जितना पहले पढ़ा जाता था उससे बच्चे आजकल उनकी लेट होती जा रही है एज, तो समर बड़ा अच्छा टाइम होता है उसको कैच अप करने का, कुछ आपको हिफ्स करना है, कोई चीजें सीखनी है, तो आप अपने जो स्पिरिचुअल साइड है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके अंदर।
सही, बिल्कुल स्पिरिचुअल साइड को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये बेस्ट टाइम होता है जब हम बात कर रहे थे ना कि जी इंग्लिश सीखना बड़ा ज़रूरी है, तो ये जो समर वेकेशंस होती हैं ये बेस्ट टाइम होता है कि खेलकूद के साथ आप लैंग्वेज के ऊपर भी जोर दें, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज का उनको कोई कोर्स करा सकते हैं तो बिल्कुल करा दें, या आपके घर में इस तरह का कोई माहौल है कि आप 1 घंटा बैठें और उनसे इंग्लिश में जो है वो चिट चैट कर लें, तो वो बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखना भी बड़ा अच्छा होता है आगे प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि जी वो यूएन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 3 से 4 लैंग्वेजेस आना बड़ा ज़रूरी है, तो बच्चों की जो ग्रूमिंग है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है या उनकी लैंग्वेज लर्निंग है, वो करवाना कितना ज़रूरी है, और स्केड्यूल कैसे मेंटेन किया जाए कि चले जी ठीक है घर में शोर शराबा तो हो रहा है, समर वेकेशंस तो हैं, लेकिन कैसे फिर उसको प्लान किया जाए कि समर वेकेशंस जो है वो बेनिफिशियल बन जाए बच्चों के लिए, उसका नुकसान ना उन्हें। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है ये। स्केड्यूल थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए, इतना भी रिजिड नहीं कर देना चाहिए कि बिल्कुल स्कूल लगे, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपने चीज़ें अचीव करनी हो जिसमें नो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है कि आप चाह रहे हैं कि वो अचीव हो जाए, उसको सुबह के टाइम रखें ताकि सुबह सुबह आपके ऊपर से भी स्ट्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स का भी इशू यही होता है कि उनको होता है कि अब ये चीज़ अचीव करनी है, तो शाम तक स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी तक बच्चे बैठे नहीं हैं, अभी तक इनकी जो है वो एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है और मेरी जिम्मेदारी जो है वो अभी तक है। तो सुबह जो है वो मदर के साथ जो काम है, और बच्चों को ना ऑन बोर्ड लें। जब हम खुद सोच लेते हैं कोई चीज़ तो जाहिर है बच्चे कहते हैं अभी तो हमारी छुट्टी है, हम अभी नहीं बैठना चाहते, तो आप उनके साथ एक डील करें, आप उन बैठें, एक फैमिली मीटिंग करें और बच्चों के साथ डिसाइड करें कि ये हम चीज़ अचीव करेंगे और इसके लिए मुझे आपकी ये कोऑपरेशन चाहिए और इसका ये आप बताइए, 2 टाइम दे दें उनको ताकि उनके पास चॉइस हो। और जब उन्होंने कोई चीज़ खुद चूज़ की होती है तो चांसेस आर हायर दैट दे विल फॉलो थ्रू इट। तो आप उनको 2 टाइम दें कि क्या आप ये चीज़ सुबह 9 से 10 करना चाहेंगे या 11 से 12 करना चाहेंगे या शाम को 4 से 5 करना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप दिन के टाइम में 4 बजे तक कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद बच्चों को उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए फिर आप इंगेज करें ताकि वो आराम से फिर बाहर खेलें, उस वक्त आप भी स्ट्रेस फ्री हो। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया सरवत फॉर योर प्रेशियस टाइम, और ढेर सारी बातें जो हैं वो आज हमने की हैं। और ये जो टाइम है समर वेकेशन का टाइम होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है। इसमें पेरेंट्स बस ये ना समझें कि बस ये खेल कूद का टाइम है, कुछ ऐसी चीज़ें करें, एक्टिविटी करें कि बच्चे कुछ सीखे भी। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई ये वो टाइम है जब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पाकिस्तान की एक ऐसी सेलिब्रिटी से, एक ऐसे बेस्ट नोन स्कल्प्टर से जिनका काम पूरी दुनिया में माना जाता है, जिनका काम ऐसा है कि उनका आर्ट, उनकी क्रिएटिविटी के हवाले से लोग दंग रह जाते हैं कि ये काम इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, और जिस तरह से ये काम करते हैं, अमेजिंग वर्क। तो भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीन गुलजी साहब, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। वालेकुम सलाम सबा, मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपका? सर अभी थोड़ा सा टाइम है गुड आफ्टरनून में, दैट्स व्हाई आई सेड गुड मॉर्निंग सर। जी मैं 5 बजे सुबह से उठ जाता हूँ। So, I wake up early, जी। जी सर, ये बताइए कि आपकी नज़र में आर्ट क्या है, द पावर ऑफ आर्ट, ये क्या है? देखिए, आर्ट की बहुत ताकत होती है। हाँ। एक किस्म का जादू होता है। ये कुछ आर्ट पॉलिटिकल होता है जो उसमें जाता है, बट हर आर्ट में एक किस्म का जादू होता है। हाँ। जो आप देखते हैं जो कुछ और नहीं देख सकता, वो उसकी ताकत है। अच्छा, मतलब सर जिस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी है, जिस तरह से आप काम करते हैं, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपके काम के फ़ैन हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी जो है इस हवाले से कैसे रही। मुझे पता है कि आप जो है कोई और काम करना चाहते थे, आपके फादर चाहते थे कि आप जो है वो स्कल्प्टर ना बने। तो फिर हाउ कम यू आर इन दिस बिजनेस? जी जी नहीं, आप सही कह रही हैं। कुछ नहीं पता जिंदगी का, ना जिंदगी आपको ले जाती है, आप जिंदगी को नहीं आगे ले जाते। और मैंने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, जिधर वो जाती है उसको जाने दो, एक दरिया है। हाँ। जिस पर मैं हूँ। हाँ। और मेरे लिए आर्ट है, हाँ। वो मेरी बुनियाद है, ये मेरी रूह है जी। जो भी मेरे अंदर है मैं निकाल देता हूँ,
मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जाऊंगा। और फिर कुछ ना कुछ चीज आदमी के साथ बात करती है या कहती है कि ये हमें बनाए आप, हमें ये चीज आप बनाए मुझे, और आदमी बना लेता है और वो शुरू हो जाता है, और ऐसी मेरा प्रोसेस है। सही। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बस एक आमद होती है और वो जो स्कल्पचर है वो सारी चीज़ें रखी होती हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना, कुछ ना कुछ तो आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप वो थॉट जब आता है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें सर स्पिरिचुअलिटी भी होती है उसमें। मतलब आप अगर कोई एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कोई एक आर्ट है, तो उसको देखने वाला सिर्फ एक पहलू से नहीं देखता, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। तो ये कैसे करते हैं सर? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, हमें भी अपनी इस मैजिक के बारे में बताएं, इस क्रिएटिविटी के बारे में बताएं। मेरी जान सबा जी, मुझे खुद नहीं पता होता है कि ये कहाँ से चीजें आती है। एक और चीज होती है जो आप कनेक्ट करते हैं, हाँ। अपने यू कनेक्ट टू समथिंग एल्स चीज, और खुद नहीं पता, और एनालाइज करने का ये बहुत मुश्किल है। एक चीज होती है जैसे एक ख्वाब होता है, हाँ। आप ख्वाब की तरह सोच रहे हैं इसको। अच्छा। एक ख्वाब होता है जो आदमी रियलिटी में लाता है, जो आदमी इस दुनिया में लाता है, उस ख्वाब से अंदर खींच के, और कभी कभी वो चीज आपको बताती है मुझे कहाँ जाना है, चीज मुझे बताती है कि मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं स्कल्पचर को सुनता हूँ, उसकी कहानी को सुनता हूँ, उसकी कहानी इज़हार करने की कोशिश करता हूँ। If that makes any sense. सही। लेकिन सर ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, डेफिनेटली अब आप जिस तरह से काम करते हैं ना, लोग आपके काम की तारीफ करते हैं। जो बहुत शुक्रिया, आपका एग्जीबिशन देखिए, दिस इज समथिंग फॉर ग्रांटेड मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, जब भी कोई भी मेरा काम देख के अप्रिशिएट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई एम ग्रेटफुल जी। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आपने बताया कि आपको नहीं पता भाई, खुद ही आमद होती है और बस आपको जब आप क्रिएटिविटी करने के लिए बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मगर सर जो लोग आपके फ़ैन हैं, जो लोग आपसे इंस्पायर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो भी इस फील्ड में आना चाहें तो डेफिनेटली, वैसे तो हमारे पास NCA बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो सीखते हैं। खूबसूरत स्कूल है NCA। जी, बिल्कुल। बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सर अगर कोई आपसे सीखना चाहे और आप किसी को मशवरा देना चाहें या टिप देना चाहें कि भाई आपने इसको ऐसे बेहतर कर लेना है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, इसमें ये बहुत सिंपल चीज है। आप अपने दिल को सुने। अच्छा। आप अपने दिल की आवाज को सुने, दिमाग को ना देखें, दिल को देखें, और दिल पर आप जाएं। जिधर जो आपकी, और अमन रखें कि जो आपका दिल कह रहा है आपको वो ठीक है। जमाना क्या ठीक है, नहीं ठीक है, जमाने को नहीं सुने, आप अपने दिल को सुने। आखिरकार हम क्यों बनाते हैं ये चीजें? ये कमर्शियल के बियॉन्ड है ना, कि बेचने के बियॉन्ड है। हम क्यों बनाते हैं ये चीजें? हम क्यों आर्टिस्ट बनते हैं? इसके लिए मैं तो बना हुआ आर्टिस्ट, मुझे अपने आप को समझना है, मैं क्या हूं अंदर से, और ये चीजें हम निकालते हैं। तो मेरी खाली एडवाइस है, जो भी जवान हो, नौजवान आर्टिस्ट हो, जो देखिए हमारे पास बहुत खूबसूरत आर्ट स्कूल्स हैं पाकिस्तान में। इंडस वैली है, कराची में NCA है, BNU है, और बेशुमार, मैं तो कुछ स्कूलों का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे बहुत खूबसूरत स्कूल हैं जिन पर बहुत खूबसूरत प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, जिनके बहुत लंबे रेज्यूमेस हैं। पर आखिरकार आप अपने आप को ही सिखा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप स्कूल जाएं, सीखें, उनकी बातें सुने, उनके एक्सपीरियंसेस समझें और सीखें। मगर आखिरकार ये आप खुद का गाना है, हम सबका एक गाना होता है, और वो गाना वही तो चीज है ना जी, इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी। कॉपी तो कोई भी कर सकता है, कोई भी इसका सेकंड रेट वर्जन बन सकता है। पर अगर आर्ट में खाली अगर आपकी खुद की ऑनेस्ट सच्ची आवाज हो, वो आवाज आपको आगे ले जाएगी।
सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि आप अपने दिल की सुने, और ये एक सिंपल फॉर्मूला है किसी भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए, कि अगर आप कोई काम करने के लिए बैठे हैं, किसी से इंस्पायर हैं, तो डेफिनेटली जब आप इंस्पिरेशन भी लेते हैं और जो जिससे इंस्पिरेशन है वही शख्स ये कह रहे हैं कि आप अपने दिल की सुने, तो फिर डेफिनेटली आप अपने दिल की सुन के आगे चीज़ों को जो है वो गो थ्रू करें और फिर उसी के ऊपर काम करें, तो अल्लाह ताला आपको सक्सेसफुल करता है। सर द मोमेंट, देखो सब आखिरकार ये आपका है ना, अगर आप आर्टिस्ट हैं, ये बहुत मुश्किल एक फील्ड है जी। उसमें खाली एक ही फायदा है कि आप सच्चाई से रह सकते हैं अपने आप के लिए, और अगर वो आप पकड़ लेना फिर वो आपको ताकत देगा। बहुत मुश्किलें आने वाली है, कोई आसान चीज नहीं है, ये रास्ता मुश्किल है, पर अगर आप वो अमान की ताकत आप रख लेना अपने अंदर, जो अमान है आपका, वो आपको ले जाएगा आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आप एक क्रिएटिव काम करते हैं, वहीं पर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि जब अमीन सर आपके शो पर आए तो आपने उनसे ये ज़रूर पूछना है कि सर आप कराची में रहते हैं और काम इतना क्रिएटिव करते हैं, म्यूजियम भी है कराची के जी। कराची मेरा गाँव है जी। तो थोड़ा सा सवाल क्या था जी? सर क्रिएटिव काम आप करते रहते हैं, आप कराची में, तो ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? क्योंकि जिस तरह का आपका काम है तो उस तरह तो जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर रहें जो बहुत ज्यादा जो है वो पीसफुल हो एनवायरनमेंट के लिहाज से, और बहुत सारी चीजें जो है जी जी मेरी पैदाइश भी है इस जगह में। मेरा गाँव है, आई वाज बोर्न हियर स्वीटी, मेरी पैदाइश भी, और मुझे ये जो केओस है ना कराची का, जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, कंफ्यूजन है, कोई पैसे नहीं है, रोडें खराब है, उससे भी एक एनर्जी आती है। कराची में एक एनर्जी है। देखिए हम बस चलते जाते हैं आगे, कुछ भी हो जाए, मुल्क हमें पैसे दे ना दे, रोड बनाए ना बनाए, ये शहर चलते जाता है। और यहाँ पर एक एनर्जी है, एक जज्बा है। और एक और बहुत खूबसूरत चीज है कराची के बारे में कि सब महाजर हैं। मेरे वालिद साहब पेशावर से आए हुए थे, मेरी वालदा बॉम्बे मुंबई से आई थी, कराची। यहाँ पर हर किस्म के लोग हैं, और हम सब हम सब काम बहुत एनर्जेटिक हैं सर। हजार मुश्किलात के बावजूद भी जो कराची की आवाम है, जो कराची है, वो जबरदस्त परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम कॉकरोचेस हैं जी। जी सर। अच्छा सर, म्यूजियम आपका है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि म्यूजियम आपका जब यहाँ पर मौजूद है तो उसमें क्या कुछ है, कैसे डिजाइन किया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे साथ में शेयर कीजिए। श्योर। देखिए मेरे पेरेंट्स के वफात के बाद मेरी गैलरी तो हर वक्त थी, अमीन गुलजी गैलरी। वो एक नॉन कमर्शियल जगह है जिधर एक साल में एक दफा मैं शोज करता हूँ, और मैं और क्यूरेटर्स को अंदर लाता हूँ जो हम शोज करते हैं, और ये नॉन कमर्शियल शोज है। इसमें परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और मुख्तलिफ चीजें, एक किस्म का लेबोरेटरी है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। फिर 2 साल पहले मैंने सोचा कि देखिए बहुत अरसा हो गया है, मेरे वालिदैन की वफात हुई 2007 में, तो या तो आप गुलजी साहब की पेंटिंग्स को बेचें या तो उनको दिखाएं। वो वापस नहीं आ रहे, मेरे ना तो मेरे वालिद ना तो मेरी वालदा जी, और उनका काम इतना खूब है, और ये फेयर नहीं है कि लोग उनका काम नहीं देख सके। तो 2 साल पहले मैंने कहा ठीक है, ओके लेट्स डू इट बेबी। तो मैंने एक आर्किटेक्ट को पकड़ा, समीना। देखिए उनकी जगह डिजाइन भी की गई बाय नैयर अली दादा, जो लाहौर के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वो उनके दोस्त भी थे नैयर अली दादा साहब। बट मैंने इसके लिए हमें वापस सोचना था कि देखो ये तो पहले घर और उनका म्यूजियम होता था, और अभी खाली म्यूजियम है, तो वापस फुल तरीके से सोचना था। तो मैंने समीना अंजार वालों को बुलाया जो बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं। हमने 2 साल काम किए इस बिल्डिंग के ऊपर, अंदर से सारा खाली कर दिया। बाहर से तो वैसे ही रहा, अंदर से हमने दीवारें गिराई, दीवारें उठाई, और एक म्यूजियम बना दिया मेरे वालिद साहब का काम के लिए। और इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा काम है, म्यूजिक्स हैं, स्केचेस हैं। स्केचेस में उनके पोर्ट्रेचर स्केचेस हैं, जॉर्ज बुश, de Gaulle, Ayub Khan, Bhutto, Benazir, I mean the list is long. ये सारा history of the world almost. और फिर उनकी बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। I mean man, he was a genius. मेरे वालिद साहब में
खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि बिकॉज वो मेरे वालिद साहब थे, बट ही वाज अ जीनियस, जो वो रंगों को इस्तेमाल करते, सारी चीज जलती है रंगों के साथ, यू नो, इट्स बर्निंग विद कलर। जी जी जी, वो पेंटिंग की साइड पर ज्यादा थे, पेंटिंग और वो जो मोज़ेक वर्क है उनका, जो वो मोज़ेक करते थे, जो हमारा ट्रेडिशन है पिएट्रो डोरा का पचनकारी जो हम खिलाते हैं उसको, जी जी, उसके बेमिसाल, उन्होंने, गुलजी साहब ने इस ट्रेडिशन को इतना आगे लेके गया है। यही है, ये है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से आप अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो सुबह हम जो है वो आपको सैड नहीं करना चाहेंगे और उदास बातें नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी बताइए, जी जी, लेकिन फिर भी बताइए कि जब आपके पेरेंट्स के साथ वो हादसा हुआ, वो वाकया हुआ, उसके बाद आपने कैसे जो है वो अपने आप को दोबारा से स्टैंड आउट किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा सानिया, उसके बाद स्टैंड आउट करना, तो लोगों को बताएं कि क्या वो एनर्जी थी, क्या वो इंटेंशन थी, क्या वो पैशन था जिसकी वजह से आपने और ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया और पूरी दुनिया आपके काम को मानती है। देखिए जी, आई एम अ स्टूपिड मुस्लिम, ये अल्लाह, यू नो, यू गो ओवर देयर देन, मगर देखें जी, प्यार की भी बहुत बहुत ताकत है। देखिए उनके मर्डरर्स को वो पकड़े, वो जेल में गए, उनको सजा मिली, बट वो वापस तो नहीं आ रहे ना मेरे पास। वो मेरे मेरे सबसे वालिद साहब नहीं थे, वो मेरे, he was my best friend, वो मेरे पक्के दोस्त थे। और मेरी वालदा तो बड़ा डंडा लगाती थी, बट वो भी मेरी दोस्त थी। मेरा रिश्ता बहुत करीब था दोनों के साथ, and they were incredible people, but प्यार की एक ताकत है जो, you know, जो आदमी को आगे ले जाती है। और पता है एक और चीज भी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 शो पहले से बुक थे। अच्छा। मेरी कमर बिल्कुल गिर गई, मैं हिल नहीं सका, इसलिए बस इट वाज टेरिबल। पर मेरे 2 शोज बुक थे, एक पेट्रोनस म्यूजियम में कुआलालंपुर में और दुबई में आर्ट स्पेस गैलरी है DIFC के अंदर। और फिर पहले से वो ये शो सालों के पहले बुक होते हैं। हाँ। तो फिर मुझे वर्कशॉप जाना पड़ा। ओके। और वो चीज ने मेरे काम ने मुझे जीने दिया, काम के थ्रू मैंने, देखिए यही तो होता है ना, यही तो एक ही फायदा है आर्टिस्ट का। हाँ। कि जो भी दुख होते हैं, जो भी खुशियां होती हैं, हाँ, जो कुछ भी होता है, आप काम के थ्रू प्रोसेस कर देते हैं। सर्कमस्टेंसेस के अंदर रहकर अच्छा परफॉर्म करना, ये एक आर्टिस्ट के लिए नहीं जानिए उसको नो जी जी, वही तो चीज, आप उसको निकाल लेते हैं अपने अंदर से। गम तो कभी नहीं जाता, बट उसको डील कर सकता है आदमी उसके साथ काम के थ्रू। सही। अच्छा सर, ये बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Oh God knows, मैं तो बूढ़ा हूँ यार, अभी क्या है, अभी तो मरना है हमें जी। अरे नहीं सर, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। जी। देखिए अभी मेरी अभी एक किताब निकली है मेरे काम के ऊपर। स्टीरा एक बहुत बड़े पब्लिशर्स है इटली के, उन्होंने मेरी किताब निकाली है, नो मैन्स लैंड, अमीन गोल्जी। आप Amazon में खरीद सकते हैं उसको। हाँ। वो उनकी है। हाँ। और फिर मैंने एक और किताब निकाली मेरे वालिद साहब के ऊपर, गुलजी म्यूजियम द हैंडबुक, जो लिबर्टी जो लाइटस्टोन पब्लिशर्स ने पब्लिश किया हुआ है, और वो लोकली अवेलेबल है। और मेरी क्लास से जो भी दिलचस्प हो, इंटरेस्टेड हो इस चीज में, वो जाके उठा ले। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो, किताबें बनाना मेरा एक और शौक है। हाँ, और अभी मैं पेरिस जाऊंगा अपनी खुद की कहानी लिखने के लिए। That's great. तो ये आपका फ्यूचर में प्लान। Yes. और पेरिस मुझे एक्सेप्ट किया गया है एक रेजिडेंसी में, उसका नाम है ले रिकोले। वो एक बहुत चुपचाप जगह है। हाँ। जो खाली साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को लेती है, बहुत क्वाइट जगह है, एक मॉनेस्ट्री
के अंदर है और उधर मैं बस छुप जाऊंगा कमरे के अंदर और लिखूंगा। बिल्कुल, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से ये सारी क्रिएटिविटी करते हैं, एंड दैट्स ग्रेट कि अब आप अपने लाइफ के बारे में भी एक किताब लिख रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर पता चलेगा लोगों को कि कहाँ कहाँ आपकी क्या स्ट्रगल रही है, और कुछ ये भी पता चल जाएगा सर जो आप हमारे साथ में शेयर नहीं करते कि ये क्रिएटिविटी जो है इसके पीछे ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन सर्टन जो एक होती है ना टिप या सर्टन जो एक पैशन होता है उसका राज क्या है? इसमें देखिए स्टॉक मार्केट में टिप्स आपको मिल सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, आर्ट में नहीं होते टिप्स, आर्ट में अपनी जिंदगी होती है। अगर आप सच्चाई से अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपका आर्ट भी सच्चा होगा। मेरे लिए तो मुझे जो आर्ट अच्छा लगता है वो सच्चा हो, या तो वो कंटेम्प्रेरी हो, न्यू मीडिया हो, जो कुछ किस्म का आर्ट हो, एक सच्चाहत हो इसमें। आई होप सच्चाहत इज द वर्ड, बट एक ट्रूथ हो, एक ऑनेस्टी हो उसमें। yes. और वो बहुत जरूरी है जी। जिंदगी देखिए हम इधर होते इस दुनिया में फॉरेस्ट और फिर हम चले जाते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं जिंदा रहेगा, कोई भी बादशाह अमीर ज्यादा कोई भी हर वक्त जिंदा नहीं रहेगा, उन सबका हमें मानना है। तो जब भी आप होते हैं इस दुनिया में तो आप उस वक्त को लगाएं और सच्चाई के साथ। सही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं चाहूंगी कि बस जाने से पहले हमारे सिटी एट 10 के जो व्यूअर्स हैं उनको आप एक मैसेज दे दीजिए। जी आप देखें पाकिस्तान हम एक अजीम कल्चर से आते हैं, हमारा बड़ा लंबी हिस्ट्री है, आर्ट हमारे हिस्से है, हमारा विरसा है आर्ट, आप उसको ना भूलें। और हर वक्त ये जरूरी नहीं होता कि आप खरीदें लोगों का काम, बस जाके देखें। और मेरे सबके व्यूअर्स को ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, मुझे फॉलो करें, जब भी कुछ भी नुमाइश होती है वो हर वक्त फ्री होती है मेरी, जो भी इवेंट होता है, जो भी परफॉर्मेंस होता है। और मेरी एक ही वजह ये करने के लिए कि लोग आए जो नॉर्मली नहीं जाते आर्ट शोज पर, आप लोग जाएं, गैलरीज में जाएं, लोग आर्टिस्ट का बस काम देखें। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई आके इसको देखे। सही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, इट वाज नाइस डिस्कशन विद यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलें जी, अमीन साहब हमारे शो पर थे और बहुत सारी आज बातें हुई हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके बारे में आपको बता सकूं, उनसे पूछ सकूं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी रही। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं। तो आई होप कि आज का शो जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशानियों में भी हिम्मत ना हारिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।